Hello, good morning all of you student. Let's continue D and F block. और ये जो हमारा चैप्टर था D and F block, बेटा इसमें हमने D ब्लॉक जो पोर्शन है वो चल रहा था हमारा, और उसमें भी D ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स थे उनके जर्नल जो ट्रेंड या जर्नल जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। और आज जो हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनके कुछ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, और इनकी जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं उनमें भी हम जो पढ़ने वाले हैं ऑक्साइड के बारे में। ऑक्साइड जो कंपाउंड है डी ब्लॉक एलिमेंट के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, क्रोमियम और मैग्नीज ये दोनों के दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा बहुत सारे ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे क्रोमियम जो होता है बेटा, ये क्रोमियम बनाता है CrO, ये Cr2O3, CrO3, इस तरीके के 3 टाइप के जो ऑक्साइड हैं उनका फॉर्मेशन करता है। CrO, Cr2O3, CrO3। इसके अलावा ये बनाता है K2Cr2O7, ये भी बनाता है, ठीक है ना। ये देखिएगा, तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है निकालेंगे तो प्लस का 6, यहाँ भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +6, तो ये दोनों तो बराबर हो गए हैं। दैट्स राइट। यहाँ से अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कितना निकल के आएगा प्लस का 3, और यहाँ से निकालोगे तो निकलेगा प्लस का 2। देखिए इधर से इधर जब हम जा रहे हैं ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। उसी तरीके से मैग्नीज जो होता है, ये मैग्नीज भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे MnO बनाता है, Mn2O3 बनाता है, MnO2 बनाता है, MnO4 बना लेता है, या Mn2O5 बना लेता है, ठीक है, और KMnO4 भी बना लेता है। दैट इज ये मैग्नीज के बहुत सारे कंपाउंड हैं। इनके अंदर अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो मैग्नीज का यहाँ कितना है +2 है, यहाँ निकालोगे कितना आएगा +3 आएगा, यहाँ +4 आएगा, यहाँ +5 आएगा, और यहाँ पर क्या आने वाला है +7 आने वाला है। तो मैग्नीज भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बहुत सारे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब इन ऑक्साइड के बारे में आपको मेजर 2 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी 2 बातें याद रखनी है कि जैसे जैसे आप इधर से इधर जा रहे हो ना, इधर से इधर जा रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ इनका जो आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर ये डिक्रीज होगा। इसका मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। आप कहेंगे सर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको फाजान्स रूल याद रखना पड़ेगा। फाजान्स रूल कभी डिस्कस किया हुआ है हमने, क्या कहता था फाजान्स रूल कहता था DPC, दैट इज फाजान्स रूल। डी का मतलब मोर डिफरेंस, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट। कैटायन और एनायन में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, ये कैटायन एनायन का उतना ही हाई पोलराइजेशन करेगा, और पोलराइजेशन करेगा जिससे ये उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट हो जाएगा। दैट्स राइट। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, इसका मतलब कैटायन जो है उसके ऊपर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो कैटायन स्मॉलर होता जाएगा, मोर पोलराइजेशन करेगा जिससे वो कोवेलेंट होता जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर तो इंक्रीज होगा बट आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है वो याद रखनी है कि जैसे जैसे आप इधर जाओगे ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, इधर से इधर जाने पर इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। इनका एसिडिक जो कैरेक्टर है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, याद रखना है। इनमें से ये सबसे कम एसिडिक होगा, ये और ज़्यादा, इधर जाने पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, आयनिक कैरेक्टर तो इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने पर, और एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आपका ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर 2 मेजर कंपाउंड हैं। एक तो आपको इस कंपाउंड के बारे में पढ़ना है क्रोमियम का, तो और मैग्नीज जो है उसके इस कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पहला कंपाउंड दैट इज K2Cr2O7. इट्स नेम इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसका सिंथेसिस कैसे किया जाता है, इसको बनाने का मेथड या इसका सिंथेसिस कैसे ये बनाया जाएगा. तो बनाने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसका और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसको बनाना है तो इसके लिए कौन सा और काम में लिया जाता है. तो इसका जो और आपको काम में लेना है वो काम में लेना है आपको क्रोमाइट, या इसको हम कहते हैं फेरोक्रोम. क्रोमाइट या फेरोक्रोम, या फिर इसे हम कहते हैं क्रोम आयरन. फेरोक्रोम या फिर क्या कहेंगे, इसे हम क्रोम आयरन कहेंगे. क्या इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, तो जो फेरोक्रोम, क्रोमाइट या क्रोम आयरन होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है FeOCr2O3, दैट इज क्रोमाइट, फेरोक्रोम या फिर क्रोम आयरन. ये और है, इस और से पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये बनाया जाता है. अब इससे भी पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाते हैं, तो इससे जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो 3 स्टेप्स के अंदर प्रिपेयर किया जाता है. कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं बेटा, ध्यान देना, देखिएगा. सबसे पहला जो स्टेप है उस सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है बेटा, ये जो आपके पास में क्रोमाइट होता है FeOCr2O3, ये जो क्रोमाइट है इस क्रोमाइट के अंदर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट मिला करके और इसमें कैटलिस्ट के फॉर्म में डालते हैं क्विकलाइम CaO, जैसे कैटलिस्ट के फॉर्म में डालना है और इसे हीट करते हैं. कहाँ पर हीट करना है, रिवरबैराटोरी फर्नेस में. और क्या कराना है इसकी करानी है रोस्टिंग. रोस्टिंग में क्या किया जाता है, और जो है उस और को इन द एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करना है. तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन और पास करनी है और ऑक्सीजन पास करके से हीट करेंगे, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, जिससे बनने वाला है NaCrO4 का फॉर्मेशन होगा, ये बनेगा. और क्या बनेगा, और Fe2O3 बनेगा, CO2 गैस होगी, रिलीज हो जाएगी. बैलेंस इक्वेशन भी इसकी होगी, बट वो हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है. बट इतना तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पर क्या क्या आपको डालना है, कहाँ ये काम कराना है, रोस्टिंग आपको करानी है, ये सब कुछ डाल करके. और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NaCrO4, दैट इज सोडियम क्रोमेट, that is sodium chromate, that is potassium dichromate, that is sodium chromate. ये बनेगा. सोडियम क्रोमेट जो बनता है बेटा, याद रखना है ये सोडियम क्रोमेट एक येलो कलर का कंपाउंड होता है. कैसा कंपाउंड होता है, एक येलो कलर का कंपाउंड होता है. तो सोडियम क्रोमेट बनाया जाता है येलो कलर का. फिर क्या करना है सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ये जो सोडियम क्रोमेट आपके पास बन गया है, इस सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ में. और ये भी कैसा होता है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इसे हीट करते हैं. जब इसे हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो इसके एक मॉलिक्यूल के साथ इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर लेते हैं. और जब 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से दोनों के दोनों Na और यहाँ से SO4 क्या बन जाता है, Na2SO4. ठीक है. और साथ में क्या होता है, यहाँ का जो H2 है ये इस एक O के साथ में क्या बना जाता है, वाटर बना जाता है. ये एक O के साथ वाटर बना देगा. और बच क्या गया है, अब जो बचा है वो दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. और दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, Na2Cr2O7. गड़बड़ कैसे हो रही है, क्या बनेगा, ये बनेगा Na2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट. बट पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए तो आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे. गड़बड़ कहाँ हुई है,
गड़बड़ जो हुई है वो गड़बड़ यहाँ पर हुई है। यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा Na2CrO4, दैट इज सोडियम क्रोमेट। Na2CrO4 दैट इज सोडियम क्रोमेट, वो गलत लिखा गया, दैट इज सोडियम क्रोमेट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में होगा Na2, गड़बड़ हो गया, Na2CrO4। अब इसमें से क्या होने वाला है, अब इसमें से ये Na2 और ये SO4, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, Na2SO4। दोनों H एक O के साथ में क्या बना गया, एक वाटर। अब देखो क्या बच गया, अब बच गया 2 Na, ये रहे Na2, 2 क्रोमियम Cr2, ऑक्सीजन 4 और 4 8, 8 में से एक चला गया, क्या बच गया 7, Na2CR2O7 बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास था दैट इज सोडियम क्रोमेट, और ये जो हमारे पास बना है दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट, दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है और ये जो क्रोमेट होता है, सोडियम क्रोमेट जो है ये तो येलो कलर का होता है, बट सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है बेटा ये होता है ऑरेंज कलर का। ये जो है ये कैसा होता है, ऑरेंज कलर का। तो अब आपके पास में सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। दोबारा सुन लेंगे क्या क्या हमने किया है। सबसे पहले हमने ये क्रोमाइट लिया है, क्रोमाइट की हमने क्या करी है, रोस्टिंग कराई है सोडियम कार्बोनेट और CO डाल करके, जिससे सोडियम क्रोमेट बनेगा येलो कलर का। सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में कराएंगे, जिससे ऑरेंज कलर के क्या बनेंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। किसके बनेंगे, Na2CrO7 के, सोडियम डाइक्रोमेट का बन जाएगा। अब क्या करना है, हमें तो बनाना क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बन क्या गया है, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है या ये जो इक्वेशन है ये भी एक बार CBSE के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब क्या करना है, अब आपको करना ये है कि ये जो आपके पास में सोडियम डाइक्रोमेट बना है Na2Cr2O7, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ में, KCl के साथ में, जिससे क्या होगा, यहाँ का दोनों Na दोनों Cl के साथ क्या बना देंगे, 2 NaCl, 2 NaCl, और यहाँ के दोनों पोटेशियम और Cr2 दोनों मिलके क्या बना देंगे, K2Cr2O7। इस तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपके पास बना, इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल होते हैं। यहाँ से एक चीज़ और आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है वो सुनिए। इस तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको और याद रखना है, क्या याद रखना है वो सुनेंगे। यहाँ से देखिएगा, ये क्या है, ये सोडियम क्रोमेट। इस सोडियम क्रोमेट को अगर मैं आयोनाइज करा दूँ, तो सोडियम क्रोमेट को जब मैं आयोनाइज करा दूंगा, फर्स्ट स्टेप में रफ कर देता हूँ। जब इस सोडियम क्रोमेट को मैं आयोनाइज कराऊंगा, तो इसको आयोनाइज कराने पर देखो क्या होगा, यहाँ से दोनों के दोनों सोडियम यहाँ से अलग हो जाएंगे, तो दोनों सोडियम पॉजिटिव अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा CrO4 -2। और ये जो मेरे पास में है सोडियम डाइक्रोमेट, अगर इसका भी आयोनाइजेशन करा दूं, तो यहाँ से दोनों सोडियम जब अलग हो जाएंगे तो 2 पॉजिटिव अलग होंगे, तो ये पूरा का पूरा बनेगा Cr2O7 -2। ये जो मेरे पास आ गया है, इसे मैं क्या कहूँगा, इसे मैं कहूँगा क्रोमेट आयन, दैट इज क्रोमेट आयन। और ये जो मेरे पास बना है यहाँ से, इसे क्या कहूँगा, इसे कहूँगा डाइक्रोमेट आयन, दैट इज क्रोमेट आयन, दैट इज डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट जो आयन होता है, ये क्रोमेट आयन कौन से कलर का होता है, याद रखना है, येलो कलर का होता है। और डाइक्रोमेट जो आयन बनता है, ये डाइक्रोमेट आयन कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। इस बात के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आयन कौन से कलर का होता है। जो क्रोमेट आयन है ये आपका येलो कलर का, और डाइक्रोमेट आयन कौन से कलर का होता है, वो आपका होता है ऑरेंज कलर का। इस तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट बन के आया है। अब ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट बना है, इस पोटेशियम डाइक्रोमेट की कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपको डिस्कस करनी नहीं है, इसकी अब हम डिस्कस करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है
रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। देखिएगा एसिड एंड बेस की क्या रिएक्शन होती है, देखना बेटा। एसिड एंड बेस की रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर लगभग बहुत बार टिपिकल टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। देखो अगर आपके पास में क्या हो CrO4 -2, ये कौन सा आयन है, ये है क्रोमेट आयन, CrO4 -2 दैट इज क्रोमेट आयन, जो कि कौन से कलर का है, येलो कलर का। अब अगर आप इसके अंदर एसिड मिला दें थोड़ा सा, जब आप एसिड डालेंगे तो एसिड से क्या होंगे, H पॉजिटिव आयन्स आएंगे। एसिड मिलाएंगे, एसिड मिलाने का मतलब सीधा सा क्या है, pH को डिक्रीज करना है, याद रखें pH को क्या करना है, डिक्रीज करना है। pH मिलाएंगे इसका, एसिड मिलाएंगे इसका मतलब pH को कम करेंगे। क्या होगा, होगा ये कि यहाँ से दोनों के दोनों जो H पॉजिटिव हैं ये क्या करेंगे, यहाँ से मिल करके इसकी एक O के साथ वाटर बना लेंगे, दोनों आयन कंबाइंड हो जाएंगे। क्या बन गया, Cr2, ऑक्सीजन 448 में से एक O इसके साथ चली गई, क्या बन गया, O7 बच गया। दो नेगेटिव -4 हो गया, और ये दो पॉजिटिव दो नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देंगे तो नेट चार्ज बचेगा ये, और एक वाटर चला जाएगा बाहर। अब ये जो मेरे पास बन गया है ये क्या है, ये है मेरे पास डाइक्रोमेट आयन, जो कि कौन से कलर का होता है, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। दैट्स राइट। अब अगर उल्टा काम किया जाए, क्या किया जाए, अगर ये लिया जाए और ये लेकर के इसमें मिलाया जाए बेस मिलाने का मतलब pH को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तब क्या होगा, तो देखिएगा उल्टा होने लगेगा। अगर आपके पास ये वाला आयन है, कौन सा आयन है, Cr2O7 -2, डाइक्रोमेट आयन है। इस डाइक्रोमेट आयन में जब आप बेस मिलाएंगे तो जो बेस आपने मिलाया उस बेस से क्या होंगे, OH नेगेटिव आयन्स मिलेंगे। बेस आपने डाल दिया, बेस मिलाने का मतलब pH को क्या कर दिया, आपकी बार pH को आपने 7 से ज़्यादा कर दिया, pH को इंक्रीज कर दिया। ये कौन से कलर का है, ये है ऑरेंज कलर का। और जैसे ही बेस मिलाएंगे, बेस से क्या होगा, यहाँ से देखिएगा ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, तो एक वाटर बन गया। और क्या होगा, ये ऑक्सीजन बच गई, ये ऑक्सीजन आकर के इसी में ऐड हो जाएगी, जिससे ये ब्रेक हो जाएगा, दोनों के दोनों Cr क्या हो जाएंगे, अलग। ऑक्सीजन 7 और 1 यहाँ से आ जाएंगे, 8 हो गई, तो 4 इसके पास, -2 चार्ज ये रहा और -2 चार्ज यहाँ वाला। इस तरीके से देखिए किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा पोटेशियम क्रोमेट आयन बन जाएगा। और ये जो पोटेशियम क्रोमेट बना है ये कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो देखिएगा जब आप क्या करेंगे, क्रोमेट लेंगे येलो कलर वाला, उसमें एसिड मिलाएंगे तो डाइक्रोमेट बनेगा, ऑरेंज कलर आ जाएगा। और अगर आपके पास ऑरेंज कलर वाला डाइक्रोमेट आयन है, उसमें अगर आप बेस मिलाएंगे, pH को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वह येलो कलर के क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसी बेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कहेगा कि हमारे पास एक कंपाउंड है जो ऑरेंज कलर का है, उसके अंदर जब हम बेस मिलाते हैं, ऑरेंज कलर का है, बेस जब हम मिलाते हैं तो वो कंपाउंड जो है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स राइट। और येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है तो अब वो कहेगा कि बताइएगा पॉसिबल रिएक्शंस क्या होंगी, वो कंपाउंड क्या होंगे। ऑरेंज कलर का है तो ये होगा, बेस मिलाया, ये बन गया, ये वाले रिएक्शन आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। दैट्स राइट। इस तरीके से रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके अलावा दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, वो है दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, वो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और बेटा ये एसिडिक मीडियम में, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कैसे, देखिएगा ये आपके पास K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम किया, मतलब आपने इसमें H2SO4 मिला दिया।
तो क्या होता है, देखो बेटा होता ये है कि यहाँ से ये K2 है ना, एक SO4 के साथ क्या बना देता है, K2SO4, ठीक है। और यहाँ से फिर कौन होता है, फिर यहाँ से H2SO4, फिर यहाँ से H2SO4। अब क्या होता है, अब होता ये है कि यहाँ से दोनों के दोनों क्रोमियम और यहाँ से इन दोनों सल्फेट को, दोनों के दोनों क्रोमियम, दो नहीं बल्कि तीनों सल्फेट को पकड़ के और उसके साथ क्या बना देते हैं, उसके साथ बना देते हैं ये Cr2SO4 का होल थ्राइस क्रोमियम सल्फेट बना देते हैं। तो यहाँ से दोनों क्रोमियम चले गए, यहाँ से ये तीनों सल्फेट चले गए, दोनों पोटेशियम एक सल्फेट को लेके। अब बच क्या गया, ये H2, ये H2, ये H2, ये H2, ये H2 एक O को, ये भी एक O को, ये भी एक O को और ये भी एक O को। इस तरीके से 4 H2, 4 ऑक्सीजन को पकड़ के क्या बना देते हैं, यहाँ से बना देते हैं 4 वाटर। अब क्या बच गया, अब यहाँ 7 ऑक्सीजन थी ना, उनमें से 4 चली गई तो 3 बच गई है, तो यहाँ से 3 बच जाती है ये ऑक्सीजन। और ये जो 3 ऑक्सीजन बची है इनको हम कहेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन होती है यही ऑक्सीडेशन का काम करती है, यही दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देती है, ठीक है। कैसे ऑक्सीडाइज कर देती हैं, तो इसके अगर मैं एक बैलेंस रिएक्शन लिख लूँ सीधा सा, तो इस H2SO4 को मैं इसके साथ ही ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, इस H2SO4 को यहीं पर ऐड करूँगा तो कितने H2SO4 काम आ गए यहाँ पर, H2SO4 मेरे पास 4 काम आ गए हैं। और 3 क्या बन गई हैं, 3 मेरे पास बन गई हैं साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, दैट्स राइट, जो कि क्या काम करेंगी, जो कि ऑक्सीडेशन का काम करती हैं। अब ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो बहुत सारे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे जैसे देखना, अगर आपके पास फेरस सल्फेट है तो फेरस सल्फेट में कौन सा आयन होता है, फेरस। इस फेरस आयन को ये फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देता है, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर आपके पास में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड में क्या है, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव को ये किस में कर देता है, I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, दैट्स राइट। अगर आपके पास में क्या है H2S, तो H2S में क्या है, सल्फाइड, इस सल्फाइड को ये सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये इन सबको ऑक्सीडाइज कर देती है। अब इनकी रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, रिएक्शन देखो हम इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। कैसे रिटर्न करेंगे देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास में फेरस सल्फेट ही है, फेरस सल्फेट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। कौन ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगी नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ गई है यहाँ से ऑक्सीडाइज करने के लिए, ये लीजिए। अब यहाँ मीडियम एसिडिक पहले से ही है तो ऑलरेडी यहाँ जो H2SO4 बट पड़ा हुआ है ना, ये भी काम आ जाएगा। और ये क्या काम करेगा, देखना क्या काम करेगा, तो ये यहाँ से एक और फेरस सल्फेट आ जाएगा। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ से ये Fe फेरस फेरस, ये सल्फेट और ये सल्फेट सब आपस में कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, सब के सब आपस में कंबाइंड होकर के बना देते हैं, क्या बना देते हैं, Fe2SO4 का होल थ्राइस फेरिक सल्फेट बना देते हैं। 2 Fe के साथ 3 सल्फेट जुड़ जाते हैं। फिर कौन बच गया है, यहाँ से बच गया है ये H2 और ये नेसेंट ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं ये लोग। अब आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, तो बैलेंस इक्वेशन के लिए देखना, यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन कितनी बनी, 3, और यहाँ कितनी काम आ रही है, 1। अब अगर आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है तो पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो ये कितने थे, 2। इसको ऐसा ना लिख करके मैं क्या लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ, तो 2 3 जा 6 हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी 6 FeSO4 प्लस में थ्राइस H2SO4 प्लस में थ्राइस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस में 3 ही बन जाएगा वाटर। ले लीजिए, ठीक है। अब अगर आपको और भी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है तो इसको तो हमने यहाँ लिख ही दिया है, ले लीजिए। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन कर दीजिए। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों तरफ जो कट सकता है उसे काट दीजिए। क्या कट जाएगा, 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। अब जो बच गया उसे जोड़ के लिख दीजिए। क्या क्या बच गया है देखो, 6 क्या है आपके पास, FeSO4
फेरस सल्फेट है। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या डाला हुआ है आपने, K2Cr2O7। सल्फ्यूरिक एसिड कितने काम आ रहे हैं, 7 सल्फ्यूरिक एसिड काम आ रहे हैं। तो देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, हो ये रहा है कि एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 ने इसको ऑक्सीडेशन कर दिया, और ऑक्सीडेशन करके बना क्या दिया है, बना दिया है 3 फेरस फेरिक सल्फेट, और क्या बन गया है, और बन गया है K2SO4, और खुद रिड्यूज होकर के बना दिया Cr2SO4 का होल थ्राइस, और वाटर कितना चला गया 437H2 ये लीजिए। तो इस रिएक्शन के अंदर K2Cr2O7 ने एसिडिक मीडियम में फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन कर दिया। बैलेंस इक्वेशन आ गई है। इसी तरीके से ये आयोडाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है, बस हमें उसे समझ करके बैलेंस करके लिखना आना चाहिए। तो ये जो है ये क्या कर देगा, आयोडाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे कर देगा देखना, अगर आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है Ki, मीडियम ये एसिडिक है तो H2SO4 काम आ जाएगा यहाँ से, और वहाँ से आ जाएगी नेसेंट ऑक्सीजन। ये लीजिए क्या काम करेगा, हो ये जाएगा यहाँ से, ये दोनों के दोनों K और SO4 मिलके क्या बना देंगे K2SO4, ठीक है। H2 और O मिलके क्या बना देंगे H2O, और I और I मिलके क्या बना देगी I2। ये लो I2 में हो गया इसका ऑक्सीडेशन। अब आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, तो पहले क्या करेंगे, पहले इस ऑक्सीजन को बैलेंस करो। वहाँ 3 ऑक्सीजन थी ना, यहाँ 1 काम आ रही है, तो इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो, और फिर दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, क्या आ जाएगा, तो ये 2 है ना, 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा 6Ki प्लस में थ्राइस H2SO4 प्लस में थ्राइस ऑक्सीजन इज इक्वल टू थ्राइस K2SO4 थ्राइस H2O और थ्राइस I2। ये बैलेंस इक्वेशन आ गई। वहाँ से वो जो 3 नेसेंट ऑक्सीजन बनी थी, उन तीनों नेसेंट ऑक्सीजन ने यहाँ ऑक्सीडेशन कर दिया। किसका किस में कर दिया है, इस आयोडाइड का I2 में ऑक्सीडेशन कर दिया है। अब नेट इक्वेशन क्या आएगी, तो नेट इक्वेशन लिखना है तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ करके लिख दो। जोड़ के लिखोगे तो कौन कैंसल्ड आउट हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। दैट्स राइट। इसी तरीके से क्या होगा, अगर आपके पास में कौन है, अगर आपके पास में है H2S, H2S में कौन है, सल्फाइड आयन है। सल्फाइड को ये किस में कर देता है, सल्फर में। कैसे करेगा, तो अब देखो यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, अगर H2S है ना, तो अब क्या होगा, जो नेसेंट ऑक्सीजन है बस वही काम आएगी, नेसेंट ऑक्सीजन ही काम आएगी। अब यहाँ का जो H2SO4 है वो काम नहीं आएगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ के इस H2 को पकड़ के क्या बना देगी, वाटर, और सल्फर अलग हो जाएगा। ये लो हो गया H2 इसका सल्फर में। बैलेंस इक्वेशन है क्या, बैलेंस हुई क्या, नहीं है, नहीं है तो इसको क्या करो, बैलेंस करने के लिए 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 H2S 3 O 3 ये 3 L। नेट इक्वेशन क्या आएगी, दोनों को जोड़ दो, 3 से 3 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, बस पूरा ये इधर से ये हो गया। इसी तरीके से ये क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्राइट जैसे मान लो NaNO2 है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन आएगी, आकर के इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, किस में ऑक्सीडाइज कर देगी, NaNO3 में, सोडियम नाइट्रेट बना दिया। लिख दो बैलेंस इक्वेशन। इस तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन करता है। 2 इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी, दोनों को दोनों आपको याद रखनी है। इसके बाद में फिर आता है इसका स्ट्रक्चर। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसके स्ट्रक्चर से, तो आपको इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है। स्ट्रक्चर देखिएगा, किस किस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर हमें CrO4 नेगेटिव 2 आयन का भी पढ़ना है और Cr2O7 नेगेटिव 2 आयन का पढ़ना है। याद है आपको, सॉरी ये कौन सा आयन है, ये आपके पास है क्रोमेट, और ये कौन सा डाइक्रोमेट। याद रखना है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसमें भी क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होता है। स्ट्रक्चर sp3 हो तो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो दोनों के स्ट्रक्चर कैसी होगी बेटा, टेट्राहेड्रल होती है। बहुत इजी है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना, एग्जाम में ये पूछा जाता है बहुत बार। क्रोमियम सेंटर में होगा, 4 ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्डेड है, तो आप क्या करेंगे, 1 ऑक्सीजन, दूसरी, तीसरी, चौथी,
4 ऑक्सीजन हो गई है। अब इस 4 ऑक्सीजन में से क्या होता है बेटा, 2 ऑक्सीजन तो जुड़ी होती है डबल बॉन्ड बना करके, किसी के साथ ही बना दीजिएगा, ठीक है ना, इसके साथ डबल बना दिया, इसके साथ, और बाकी की 2 ऑक्सीजन पर होता है 2 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 क्रोमियम है, दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो यहाँ पर 2 क्रोमियम, दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो दोनों कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। टेट्राहेड्रल बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लीजिए। अब क्या होगा, ऑक्सीजन कितनी है, 7 में से क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर एक जो ऑक्सीजन है ना वो इन दोनों के अंदर क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज 2 है ना, तो एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बाकी की ये जो ऑक्सीजन इनके वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो ये दोनों ऑक्सीजन क्या बना के होती हैं, डबल बॉन्ड बना करके होती हैं, ये लीजिए। तो टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर इसका होगा, टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर इसका होगा, दोनों का टेट्राहेड्रल। तो इसमें डबल टेट्राहेड्रल होते हैं और दोनों इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, दोनों के दोनों। ये हो गया है इनका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बाद कंपटीशन लेवल का एक और क्वेश्चन आता है, और वो आता है इनके कलर को लेकर के। इनका जो कलर होता है ना, याद रखना है, वो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन नहीं होता है। इनका जो कलर है, कलर किसके कारण से नहीं होता है, डी ट्रांजिशन के कारण से नहीं होता है, बट इनका जो कलर होता है ना बेटा, ये कलर चार्ज ट्रांसफर किसके कारण से होता है, चार्ज ट्रांसफर के कारण से होता है। इनका जो कलर है नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन, किसके कारण से होता है, चार्ज ट्रांसफर होने के कारण से इनका जो कलर है वो दिखाई देता है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे डी ट्रांजिशन, वैसे प्रीवियस में भी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ डी ट्रांजिशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 6। जब क्रोमियम प्लस के 6 में होगा ना, तो इसका जो डी ऑर्बिटल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। डी में जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, तो डी के ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग होगी तो उससे यहाँ डी ट्रांजिशन ही नहीं हो, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसलिए यहाँ जो कलर है वो डी ट्रांजिशन के कारण नहीं होगा, किसके कारण होता है, चार्ज ट्रांसफर होने के कारण से होता है।